क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है? एकदम मस्त है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में, जिसका नाम होगा विद्युत धारा। नाम क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र। ऑलरेडी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत धारा। बहुत प्यारा चैप्टर होगा, बहुत प्यारा चैप्टर होगा। पता चलेगा अपने अगल बगल में आप जो भी देखते हो, पंखा क्यों चलता है, बल्ब क्यों जलता है, मोबाइल में बैटरी कैसे सेव रहती है, वो मोबाइल की बैटरी का प्रकार क्या है, जो घर में हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं उस बैटरी का प्रकार क्या है। समझ में आ रहा है ना? ये सब इसी चैप्टर में हमको समझने के लिए मिलेगा। चैप्टर का नाम क्या होगा? विद्युत धारा। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है ना? विद्युत धारा। कोई दिक्कत? स्टार्ट करें? मज़े से समझना है? समझना है कि नहीं समझना है? समझना है। चलिए, विद्युत धारा। क्या ना हो, क्यों हंस रहे हैं आप लोग? देखो, आए संत जाओ। देखो भाई, देखो पहला चैप्टर क्या था हम लोगों का? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का। और तीसरा चैप्टर क्या है भाई? मानव नेत्र, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग इन चैप्टर्स को नहीं पढ़े हैं, वो यूट्यूब पे जाएंगे। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक? और उस चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले भाग में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उनमें से आप क्या करेंगे? इन चैप्टर्स को ढूंढ लेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र। जो भी आपको पढ़ना होगा आप वीडियो से पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसको दोहराया जाएगा जब इन चैप्टर्स को, तो आप फिर क्या करेंगे? वन शॉट वीडियो में पढ़ लेंगे। क्लियर? तो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? विद्युत धारा पे। कहाँ पहुँचे हैं? विद्युत धारा पे। कोई दिक्कत? क्यों हंस रहे हो आप लोग? हाँ, चलो अब देखो तो भाई, विद्युत धारा, विद्युत धारा। और दूसरा इसी में एक पांचवा चैप्टर क्या मिलेगा हम लोगों को? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी हमको मिलेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ध्यान से देखोगे, चुंबकीय प्रभाव यह किसके अंतर्गत आएगा? इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत। यानी बात जब हम विद्युत धारा पढ़ लेंगे, ऐ समझो रे, विद्युत धारा जब चैप्टर शुरू करेंगे तो इसमें विद्युत धारा का प्रभाव देखने को मिलेगा। विद्युत धारा का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? विद्युत धारा का प्रभाव, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहला। दूसरा क्या मिलेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और तीसरा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत धारा का प्रभाव। यानी अब हम देखें सबसे पहले कि विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है ये तो जानेंगे अभी शुरू में ही। लेकिन विद्युत धारा का प्रभाव होता है, क्या होता है भाई? प्रभाव। यानी इसको इंग्लिश में लिखते हैं इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के कितने प्रभाव होते हैं भाई? तो 3 प्रभाव होते हैं। ध्यान से देखोगे तो विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं। कितने प्रभाव होते हैं भाई? 3 प्रभाव होते हैं। पहला क्या होगा प्रभाव में? पहला देखोगे तो विद्युत धारा का पहला प्रभाव क्या मिलेगा? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का
धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ना? चलोगे भाई, देखोगे। अब सुनो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस प्रभाव की खोज किसने करी थी भाई? ऑर्स्टेड ने। किसने की थी? ऑर्स्टेड ने। क्लियर है ना? ऑर्स्टेड ने करी थी इस प्रभाव की खोज। कौन से सन में? 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। और यह आपका एक चैप्टर भी है जिसका नाम 5th चैप्टर, यह एक चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अलग है, एनसीईआरटी के हिसाब से अलग चैप्टर होगा। कितना नंबर? 16 या 13 नंबर। कितना होगा? 13 नंबर। एनसीईआरटी के हिसाब से 13 नंबर चैप्टर है। और आप अलग जो पब्लिकेशन पढ़ते हो जिसमें फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग अलग किताबें हैं, उसमें 5वां चैप्टर है। और एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से 30 नंबर चैप्टर है। क्लियर है? एनसीईआरटी के हिसाब से 30 नंबर चैप्टर है। दूसरा हम लोग जो प्रभाव पढ़ते हैं विद्युत धारा का, दूसरा प्रभाव, उसको कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। अब इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसकी खोज जूल ने करी थी। इसकी खोज किसने करी थी? जूल ने। क्लियर है ना? जूल ने। और इन्होंने बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाती है, तार गर्म हो जाती है। इसके लिए कोई चैप्टर नहीं बनाया गया है। और हालांकि आप जिस लेवल पर हो इस लेवल पर इसकी कोई जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जो विद्युत धारा चैप्टर है उसी में हम लोग क्या करेंगे, ओम के नियम के बाद इस चैप्टर को पढ़ा देंगे। ओम के नियम के बाद इस चैप्टर को पढ़ा देंगे। क्लियर है ना? क्योंकि ओम के नियम, जैसे आप नाइक्रोम, यानी आप क्या करोगे, विद्युत धारा का दैनिक जीवन में उपयोग देखोगे तो इलेक्ट्रिक प्रेस का यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक हीटर का प्रयोग करते हो ना। इसका प्रभाव क्या होता है? विद्युत धारा जैसे जाती है इलेक्ट्रिक प्रेस गर्म हो जाता है और आप कपड़े को इस्त्री करते हो, कपड़े को इस्त्री करते हो, आयरन करना। उसी तरह से हीटर का आप उपयोग घर में करते हो। इलेक्ट्रिक करंट तार के माध्यम से उस मशीन में जाता है और गर्म हो जाता है। आप चाय रख के, दूध रख के, चावल, नून, सब्जी जो भी आपको बनाना होता है आप बना सकते हो। बनाते हो ना? तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का दैनिक जीवन में उपयोग है। आप बल्ब देखे होंगे, बल्ब जैसे इलेक्ट्रिक करंट जाता है बल्ब जलने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद बल्ब गर्म हो जाता है। बल्ब आपको खोलना होता है तो कपड़े की सहायता से आप खोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? अभी आप एलईडी बल्ब यूज़ कर रहे हो तो बहुत कम गर्म होता है, लेकिन पहले वाला ठीक पीला कलर वाला बल्ब जो 110 वाट लेता था उसको कपड़े से पकड़कर खोला जाता था, वरना हाथ जल जाता था। ये चीज़ है। तीसरा हम लोग को जो प्रभाव पढ़ना है, तीसरा प्रभाव पढ़ना है, वह प्रभाव है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। और इसकी खोज, यानी इसको कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी खोज किसने करी थी भैया? तो फैराडे ने। किसने करी थी? फैराडे ने। इसकी खोज फैराडे ने की थी। तो यह विद्युत धारा के प्रभाव हो गया, विद्युत धारा के। तो इससे एक नया चैप्टर भी आपको मिल जाएगा, आपका एनसीईआरटी का 13 नंबर चैप्टर और अदर बुक से 5 नंबर चैप्टर। किस में भैया? अभी हमको क्या पढ़ना है? चौथा चैप्टर। क्या पढ़ना है? चौथा चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट। स्टार्ट करें ना? करें। तो यही हम बता रहे थे कि जो ए चैप्टर है और 5वां, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब मन में प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या? मन में प्रश्न आता है इलेक्ट्रिसिटी है क्या? ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? समझ में आ रहा? यानी विद्युत क्या है? विद्युत क्या है यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखा जाए तो लगभग 600 ईस्वी पूर्व थेल्स ने देखा कि एम्बर नाम के पौधे को, एम्बर नाम के
पौधे को ऊन से रगड़ने पर, ऊन का मतलब जिससे स्वेटर बुना जाता है ठंडी के मौसम में, ऊन से रगड़ने पर उसमें छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यह किसने देखा? थेल्स ने। कौन से सन में? 600 ईस्वी पूर्व, यानी BC में है भैया, 600 BC, बिफोर क्रिस्ट। समझ में आ रहा ना? बहुत साल पहले की बात, जब सन शताब्दी नहीं आई थी तब। और थेल्स क्या है? गणितज्ञ हैं। थेल्स का प्रमेय भी आप पढ़कर आए हो। उन्होंने ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज करी थी, और इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने देखा कि ऊन से, एम्बर नाम का एक पौधा था, उसकी लकड़ी को ऊन से लेके रगड़ा गया तो उसमें छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया। लेकिन समय बदला, साल बदले, और 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक डॉक्टर विलियम, चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, समझ में आ रहा है ना, विलियम गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट किया कि एम्बर को ही नहीं, एबोनाइट ले लो, गंधक ले लो, या कोई अन्य पदार्थ ले लो, उनको ऊन से रगड़ो तो उनमें भी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? प्रयोगों द्वारा यह दिखाया। फिर समय बदला तो 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने बताया कि अगर दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं और उनमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण है, उस गुण को उन्होंने क्या नाम रख दिया? इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम रखा? इलेक्ट्रिसिटी रखा। यानी देखो कहानी शुरू कहाँ से हुई है। पहली कहानी कहाँ से आई? थेल्स ने बताया कि अगर एम्बर नाम के पौधे को ऊन से रगड़ रहे हैं, घर्षण करा रहे हैं, तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ रहा है। फिर समय बदला, गुण का नाम नहीं पता चला, किसी ने नाम नहीं बताया, नाम नहीं रखा। समझ में आ रहा है ना? फिर समय बदला तो इंग्लैंड के चिकित्सक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा बताया कि एम्बर के अलावा क्या कर सकते हैं भाई, जैसे कांच, एबोनाइट जिसको अबुनूस कहते हैं, गंधक कहते हैं, अन्य पदार्थों को रगड़ने पर, ऊन से रगड़ने पर उनमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। समझ में आ रहा है? फिर कहानी बदली, समय बदला, और 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने उस ऊर्जा का नाम, जिसके कारण छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आया था, उसका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत रख दिया। क्या रख दिया? विद्युत रख दिया। क्लियर है ना? अब चूंकि वस्तुओं को आकर्षित करने का यह गुण घर्षण के कारण आया है। किसके कारण आया? तो इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं। फिर आगे बढ़ा गया तो अब इस विद्युत का नाम बताया गया कि यह किसके कारण हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? यानी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण किसके कारण है, तो पता चला कि यह पदार्थ के मौलिक कणों का गुण है, जिसे आवेश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। यानी पदार्थ के मौलिक कण, जिन्हें क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। इसके कारण छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ रहा है। यानी इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप हुआ, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या था, समझ में आ रहा है ना? ऐतिहासिक विकास, विद्युत का ऐतिहासिक विकास रहा। क्लियर है? कोई दिक्कत? और फिर देखा गया कि जिस वस्तु में आकर्षित करने का गुण आ जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, यानी चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो जो अभी कहानी आपने सुनी है, इस कहानी को क्या करें हम लोग? रिटन वर्क में ले लें। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो, कोई दिक्कत है तो बताना भाई। कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो अभी चैप्टर्स नेम क्या है हम लोगों के? विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा हम लोगों का चैप्टर है ना। हेडिंग डाल लो भैया, विद्युत धारा। हेडिंग डालो फटाक से, तो हेडिंग डालो। चलो, हेडिंग डाल लिया, विद्युत धारा। खूब प्यारी सी एक नोट्स बनानी है हम लोगों को, प्यारा सा नोट्स बनाना है, जल्दी करो। देखो बाबू, विद्युत धारा के 3 प्रभाव आपने पढ़ लिए, और इसमें सबसे बड़ा चीज़ हम लोगों को क्या पढ़ना था? इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ना था? इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं भाई? विद्युत। क्या कहते हैं? विद्युत। और इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या पढ़ना है? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या पढ़ना है इसका? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, क्लियर है ना? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। और अभी कहानी आपको बताई गई थी ना, याद रहेगी कहानी ना? चलिए कहानी को रिटर्न वर्क में लेंगे। किस वर्क में लेंगे भाई? रिटर्न वर्क में। मेरे बाबू इधर देखो, सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का, चलोगे देखोगे विद्युत का लिखोगे यहाँ, विद्युत का ऐतिहासिक विकास, विद्युत का ऐतिहासिक विकास, विद्युत का तो लिखोगे, दिख रहा है कलर? कौन सा कलर दिखेगा इस पर? ब्लू है। चलो देखो तो विद्युत का ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक विकास है। सुनो ना, तो नहीं दिख रहा तो बोल तो रहे हैं ना, सुन लो ना यार, क्या तकलीफ है? विद्युत का ऐतिहासिक विकास। और सबसे पहले ऐतिहासिक विकास में क्या चला कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि एम्बर नामक पदार्थ, एम्बर नामक को ऊन से रगड़ने पर, ऊन माने स्वेटर जिससे बुना जाता है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? गाना मत रटने लगना कि राहों में ऊन से मुलाकात हो गई। गाना नहीं सुना है? राहों में ऊन से मुलाकात हो गई, डरते थे जिस बात से वही बात हो गई। दोनों दिलों के बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, दो दिल मिल गए, दोनों दिलों में आकर्षण का गुण आ गया। तो गाना मत गाने लगना, समझ में आ रहा है ना? तो आगे देखो भाई, ऊन से रगड़ने पर उनमें छोटी छोटी वस्तुओं जैसे कागज के छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पंख, धूल कण इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। पहली कहानी हुई पहली पार्ट में, यानी इलेक्ट्रिसिटी के इस पार्ट को कई भागों में बांटा गया। पहला डेवलपमेंट यहाँ तक हुआ, यानी अराउंड 600 BC ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑब्जर्व दैट when a substance called amber is to rubbing with wool, it has the ability to attract light objects, such pieces of paper, small feathers, dust etc. क्लियर है ना? यानी ऊन से एम्बर नामक पदार्थ को रगड़ा गया तो उनमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया। ये किसने देखा भाई? थेल्स ने। किसने देखा? याद रहेगा? हालांकि कोई फ़ायदा नहीं है, बट रट लेना है, ठीक? दूसरा क्या है पार्ट? दूसरा पार्ट देखो शुरू हो रहा। दूसरे पार्ट में आप देखोगे कि विलियम गिलबर्ट, क्या नाम इनका है भाई? विलियम गिलबर्ट। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के चिकित्सक का मतलब डॉक्टर, DOCTOR, जो दिल की बीमारी का निदान करते हैं उनको क्या कहेंगे? डॉक्टर कहेंगे। क्लियर है? क्या कहेंगे हम लोग? डॉक्टर। अरे हार्ट पेशेंट मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दोनों दिलों में आकर्षण करने का गुण आ रहा है, तो उसका निदान कौन करेगा? डॉक्टर करेगा ना, हाँ है कि नहीं है? तो ये विलियम गिलबर्ट है, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने, गिलबर्ट तो कर लेना, ठीक है, ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि एम्बर की भांति ही अनेक अन्य पदार्थ जैसे कांच, एबोनाइट, गंधक इत्यादि को भी रगड़े जाने पर उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्या कहलाता है भाई? विद्युत कहलाता है। क्लियर है? यानी इन 16th century एन इंग्लिश डॉक्टर विलियम गिलबर्ट डिस्कवर through experiment that rubbing other substances like as amber such as glass, ebonite, क्लियर है ना? और यहाँ हमने ebonite bar etc also have the properties of attracting light object is called, or this properties is known as electricity,
यानी कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? अब देखोगे भाई आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ और पता चला। क्या पता चला? कि यह कहानी जैसे आगे बढ़ी थी, यह कहानी जैसे आगे बढ़ी, उस कहानी में क्या क्या मिल गए भाई? क्या क्या मिला? सबसे पहले देख लो क्या क्या मिला। तो सबसे पहले थेल्स ने देखा, उसके बाद डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने देखा। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगली कहानी में आता है सर थॉमस ब्राउन। क्या आता है? सर थॉमस ब्राउन। हाँ, सर थॉमस ब्राउन इनका नाम ही है। सर थॉमस ब्राउन ने उस ऊर्जा जिसके कारण पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, नाम क्या दे डाला? इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम दिया भाई? इलेक्ट्रिसिटी। नाम अभी तक किसी ने नहीं रखा था, न थेल्स ने रखा, न विलियम गिलबर्ट ने रखा। नाम किसने रखा? सर थॉमस ब्राउन ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चूंकि विद्युत की यह उत्पत्ति वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से अर्थात घर्षण से, किससे भाई? घर्षण से होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। यानी हेंस द ओरिजिन ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्रिक्शन बाय द रबिंग, यहाँ द को अलग कर लेना, रबिंग को अलग कर लेना, बाय द रबिंग ऑब्जेक्ट टुगेदर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी लिखना, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी यानी यहाँ लिख लेना फ्रिक्शनल, CTIONAL, यानी इसके जगह पे क्या लिखोगे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखोगे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत। कौन विद्युत? क्लियर है? आगे बढ़ा गया। अब देख सुनो, अगला पॉइंट देखो, बहुत प्यारा टॉपिक है भाई, बहुत प्यारा टॉपिक, कि जिन वस्तुओं में दूसरे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है उसे आवेशित वस्तु या विद्युतमय वस्तु कहते हैं, विद्युतमय वस्तु कहते हैं। यानी देखो कि कहने का अर्थ है कि जिन वस्तुओं में, जिन दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है उसे विद्युतमय वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतमय वस्तु कहते हैं। क्लियर? अगला देखते हैं कि किसी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने का तात्पर्य है कि उस पदार्थ ने, विद्युतमय हो जाने का तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ ने क्या ग्रहण कर लिया? आवेश ग्रहण कर लिया। द fact that a substance is electrified means that the substance has taken charge। यानी इसका मतलब है कि किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आया तो उसने क्या ग्रहण कर लिया? आवेश ग्रहण कर लिया। क्या ग्रहण कर लिया? आवेश ग्रहण कर लिया। शुरुआत में अभी आपने क्या देखा था? दो दिलों का अट्रैक्शन देखा था। अब इसके लिए एक डॉक्टर साहब भी आए, तो बहुत पहले गाना भी निकला था। आप गाना सुने होंगे, हाँ गाना सुने होंगे कि पंडित जी कह लें पंडिताई करावा, ओझा जी कह लें ओझैती करावा। फिर इसके बाद और भी है गाना कि पंडित जी कह लें पंडिताई करावा, ओझा जी कह लें ओझैती करावा। लेकिन इसके बाद गाना में आता है कि भौजी रे काथी कहीं एकरा लवलाइटिस धैले बा। समझ में आ रहा है ना? यानी कुछ हुआ नहीं है, इनको दिल का रोग हो गया है। क्या हो गया है? दिल का रोग। अब उस रोग का निदान किसी से तो होने वाला है नहीं। चलो छोड़ो, बाकी गाना की बात है। आगे बढ़े हम लोग। तो ये आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहा। क्या रहा? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन पेज। हो गया? आगे बढ़े। अच्छा 2 मिनट भैया, टाइम नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक देख लो भाई, ये बहुत प्यारा टॉपिक है। और देखो विद्युत से हमारा तात्पर्य, क्या प्यारा टॉपिक दिया हुआ भाई, कि विद्युत से हमारा तात्पर्य उस ऊर्जा से है जिसके आ जाने से पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी विद्युत से तात्पर्य क्या है? विद्युत से तात्पर्य कि अगर विद्युत इस वस्तु में आया, इस पेन में आया, तो पेन क्या करेगा? छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर लेगा। छोटी छोटी
अब बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्युत आ गया तो बड़ी वस्तु को भी आकर्षित कर लेगा, बड़ी वस्तु को भी आकर्षित कर लेगा। क्लियर है ना? तो विद्युत से तात्पर्य उन वस्तुओं से है, विद्युत का तात्पर्य उससे है जिसके कारण उस वस्तु में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्लियर? यानी कहने का अर्थ है वी मींट बाय द इलेक्ट्रिसिटी दैट एनर्जी कम्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं आवेश की, बात करते हैं आवेश की। तो अब देखोगे सबसे पहले बात किसकी करते हैं हम? आवेश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आवेश। तो आवेश किसी पदार्थ के, आवेश की थी, चलो आवेश का मान देखो इधर सबसे पहले। अब बात किसकी करते हैं हम लोग? आवेश की। तो आवेश को क्या कहते हैं भाई? चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज। और कहते हैं भैया कि यह किसी पदार्थ के, यह किसी पदार्थ के मौलिक कणों, ध्यान से देखना, मौलिक कण। अब पदार्थ के मौलिक कण क्या हो सकते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और प्रोटॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं। का गुण होता है, का गुण होता है जिसके कारण उसमें दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है, जिसके कारण उसमें दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है। क्लियर है ना? जिसके कारण उसमें दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है। यानी पदार्थ किसी, यह किसी पदार्थ के मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का गुण होता है, जिसके कारण उसमें दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है। किसका गुण आता है भाई? आकर्षित करने का गुण आता है, गुण आ जाता है। पहली बात समझ लिए। अब देखो आवेश को Q से डिनोट करते हैं। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? ध्यान से देखोगे, आवेश को Q या स्मॉल q, ये कैपिटल Q या स्मॉल q, चलो हम या लिख देते हैं भाई। कैपिटल Q से डिनोट, स्मॉल q या कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। डिनोट का मतलब सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। इतनी बात समझ में आया भाई? अब देखो आकर्षित, सही तो है? अच्छा करने का लिख दें। अच्छा भाई चलो, करने का गुण आ जाता है। आवेश को किससे डिनोट किया भाई? Q से। अब कहता है अगला पॉइंट कि आवेश का SI मात्रक, आवेश का, अब देखना आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है। मात्रा क्या होता है? कूलाम्ब होता है। हालांकि सब कुछ पीछे लिखा हुआ है कूलाम्ब। कूलाम्ब को C से डिनोट करते हैं भाई, कूलाम्ब होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है। ध्यान से देखो भैया, सब कुछ पीछे लिखा हुआ है, सब कुछ पीछे लिखा हुआ है। उन्हीं चीज़ों को लिखकर समझा रहे हैं कि यानी आवेश किसी पदार्थ के मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वह गुण है जिसके कारण उस पर विद्युतीय बल उत्पन्न होता है, और विद्युतीय बल उत्पन्न होने का मतलब कि छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करेगा। क्लियर है? अब देखो आवेश को Q या Q से डिनोट करते हैं। आवेश का SI मात्रा क्या होता है भाई? कूलाम्ब होता है। और आगे बढ़ते हैं तो मेरे भाई देखना, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, देखना। अब इसको टाइप्स ऑफ चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। ध्यान से देखना, आवेश का प्रकार दो प्रकार का, तीन प्रकार ले लो भैया। अब देखो, पहला धनावेश, धनावेश। और दूसरा क्या होता है भाई? ऋणावेश, ऋणावेश। धनावेश को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ऋणावेश को कहते हैं भैया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ना? धनावेश को पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव चार्ज। धनावेश और ऋणावेश। क्लियर है ना? अब यह निर्भर किस पर करता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ध्यान देखना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमने दो बातें करी हैं, एक इलेक्ट्रॉन की बात करी है और एक प्रोटॉन की बात करी है। तो मौलिक कण में आप देख रहे हैं कि मौलिक कण क्या क्या है भाई? मौलिक कण, पहला तो है इलेक्ट्रॉन,
क्लियर है ना। और दूसरा क्या भाई, प्रोटॉन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या कहते हैं भाई, प्रोटॉन कहते हैं। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ देखना तो बात इलेक्ट्रॉन की कहते हैं। यह ऋणावेशित कण होता है। क्या होता है, ऋणावेशित कण होता है, कण है, यानी यह ऋणावेशित है। प्रोटॉन क्या है, यह धनावेशित कण है, धनावेशित कण है, कण है, यानी इट इज निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, पार्टिकल्स। और क्या लिखेंगे भाई, इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल, यानी यह धनावेशित कण हुआ और यह ऋणावेशित कण हुआ। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित, प्रोटॉन क्या है, धनावेशित। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी इस पर धनावेश होगा, इस पर ऋणावेश होगा। यानी हाँ वही चीज़ है, आप समझ लो भैया कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पे धनावेश होगा। अब यहाँ समझना सबसे पहले कि मैं बात करता हूँ पहला धनावेश की, किसकी भाई, धनावेश की। तो धनावेश यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में मैं इसको पॉजिटिव चार्ज से और इसको किससे, नेगेटिव से दर्शा दूँ। तो इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव भर रहा हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव भर दे रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, निगेटिव चार्ज भी भर रहा हूँ, निगेटिव चार्ज भी भर रहा हूँ। तो इस वस्तु में देखोगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की संख्या, यानी पॉजिटिव चार्ज को हटा के हम ऐसे देख लें कि प्लस को क्या माने, प्लस को प्रोटॉन माने, क्या माने, प्रोटॉन, यानी पी माने, और माइनस को क्या माने, इलेक्ट्रॉन माने, यानी ई माने। क्लियर है ना। तो अब इसमें एक बात हमें पता चल गया कि इस वस्तु में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक है, इलेक्ट्रॉन से अधिक है कि नहीं है। इस वस्तु में प्लस क्या है, प्लस यानी प्रोटॉन है, और माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी इस वस्तु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक है, अधिक है। अतः यह कौन सी वस्तु होगी, धनावेशित वस्तु होगी। अतः यह धनावेशित वस्तु है। कौन सी वस्तु है, धनावेशित वस्तु है, वस्तु है। क्लियर है ना। यानी कहने का अर्थ है कि इन दैट ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लार्जर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का अर्थ है कि इन दिस ऑब्जेक्ट, क्लियर है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लार्जर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया, लार्जर देन लगा दिया हमने। क्लियर है ना। तो इसलिए क्या है, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। यानी अब परिभाषा क्या बनेगा, डेफिनेशन आप क्या बना दोगे भाई। तो जिस वस्तु में या यदि किसी पदार्थ पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे हम, धनावेशित वस्तु कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। तथा उस पर उपस्थित आवेश को धनावेश कहेंगे, उपस्थित आवेश को धनावेश कहेंगे। नहीं समझ में आया, ये ऑलरेडी इधर बात लिखा गया है कि यदि किसी वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक हो तो वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाती है, तथा उस पर उपस्थित आवेश को धनावेश कहते हैं। नहीं समझ में आया, समझ गया, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े हम लोग।
अब बात करते हैं, ये पहला चीज़ आपने धनावेश समझ लिया, नहीं समझा? समझ गया? एनी प्रॉब्लम? चलो अगला क्या हमें बताना था भाई? अगला क्या बताना था? अगला बताना था हमें, क्या बताना है भाई? अगला ऋणावेशित वस्तु। देखो भैया, ऋणावेश, ऋणावेश, ऋणावेश को क्या कहेंगे? निगेटिवली या निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज क्या कहेंगे भाई? निगेटिव चार्ज। क्या कहेंगे? निगेटिव चार्ज। अब देखो भाई, निगेटिव चार्ज क्या होता है, समझोगे? समझो मेरे भाई। अभी हमने बताया कि प्लस को क्या बताया हमने? पी का मतलब प्रोटॉन, पी का मतलब प्रोटॉन। माइनस को क्या बताया भाई? इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन लिखा। हो गया? इलेक्ट्रॉन लिखा, लिखा ना? ए सुनो भाई, बातें कम करो। अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में हमने क्या करा? प्लस भर दिया। ए बाबू, इसमें क्या भर दिया? प्लस भर दिया। उसके बाद इसमें क्या भर रहे हैं आप? माइनस भर दिया। दिखाई दे रहा? चलो अब इसमें हमने क्या भरा भाई? माइनस भर दिया। हाँ बोलिए। हाँ अरे यार, तो प्रश्न बाद में करना ना, पहले समझ तो लो। अपने दिलों को थाम के रखो। मुलाकातें अगर राहों में चले हो तो उनसे हो ही जाएंगी। फिर कर लेना, जो बात से डर रहे हैं आप वही बात उनसे कर लेना भाई। समझ में आ रहा है ना? अगर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा की राहों में निकल चुके हो, आवेश के बारे में पढ़ ही रहे हो, तो फिर उसके बारे में भी जान लेना, कोई दिक्कत? अब देखो तो भाई, यहाँ क्या है? समझ में आ रहा है ना? अच्छा इसमें क्या है? देखो रे भैया, अरे सुनो सुनो काम वाले, सुनो। इस वस्तु में, इस वस्तु में देखना भाई, इस वस्तु में, सुनो, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक है, अधिक है। अतः यह वस्तु धनावेशित वस्तु है। यह वस्तु धनावेशित वस्तु नहीं है। नहीं है ना? तो नहीं है तो ऋणावेशित लिखो। क्या है भाई? ऋणावेशित वस्तु है। कौन सी वस्तु है? ऋणावेशित वस्तु है। यानी आपने क्या देखा कि इन दिस ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो भाई, इन दिस ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? ऑब्जेक्ट। और इस वस्तु पर उपस्थित आवेश, इस वस्तु पर उपस्थित आवेश, इस वस्तु पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा भाई? ऋणावेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऋणावेश कहलाता है। एंड द चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज निगेटिव चार्ज। क्लियर है ना? यानी चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज निगेटिव चार्ज। क्लियर है? चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज निगेटिव चार्ज। ये इतनी बात समझ गया? अगला पॉइंट हम लोगों को आता है, आप बबुआ, आपका प्रश्न, आप सभी का प्रश्न, सभी का है या सिंगल का है पता नहीं। सुनो, अब हमने अभी एक लड़के ने प्रश्न किया कि सर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाए, समझ में आ रहा है भाई? यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो प्रोटॉन की संख्या की, ठीक है ना?
तो कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, नहीं होगा, अर्थात वस्तु उदासीन होगी, उदासीन होगी वस्तु, अर्थात क्या लिख सकते हैं, वस्तु उदासीन होगी, यानी डैट इज ऑब्जेक्ट बी न्यूट्रल, ऑब्जेक्ट बी न्यूट्रल, यानी ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, न्यूट्रल होगा। क्यों बातें कर रहे हो यार, यानी अगर दोनों पे किसी वस्तु पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो तो वस्तु क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। नहीं समझ में आया, आ गया, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। तो आपने अभी क्या देखा भाई, सबसे पहले आवेश देखा, क्या देखा, आवेश। और आवेश कितने प्रकार के भाई, दो प्रकार के। पहला क्या पढ़े, पॉजिटिव चार्ज धनावेश, दूसरा क्या पढ़े, निगेटिव चार्ज ऋणावेश। क्लियर है, चलो धनावेश क्या है, तो यदि किसी पदार्थ पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या से, तो वह धनावेशित वस्तु होगी तथा उस पर उपस्थित आवेश को धनावेश कहेंगे। ये पढ़ लिया आप। दूसरा क्या पढ़े, ऋणावेश। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो तो वह वस्तु ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित होती है तथा उस वस्तु पर उपस्थित आवेश को ऋणावेश कहते हैं। और नोट में क्या है कि वैसे वस्तु जिन पर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर हो उदासीन वस्तु कहलाती है और उस पर कोई आवेश नहीं होता है। इतनी बात पढ़ लिए, कोई दिक्कत। और इनका एक्सप्लेनेशन आपको अगले पेज पर किया गया। तो सबसे पहले एक एक करके आप वीडियो पॉज करेंगे, ठीक है, और नोट करेंगे, एक एक करके नोट करेंगे। भैया पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा प्लीज़ भी बोल दें, चलो हाँ तब तक नोट करते रहो, हम बोलते रह रहे हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़े ना, आगे बढ़े, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या, चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जो आपको समझ में आए जैसे आए नोट करिए, नहीं आए तो छोड़ दीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो रुके, चलो ठीक है भाई, आप लिख लो, हम हट गए। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो यार। चलो अगला देखो, तो इसे भी नोट कर लो भाई। हो गया। अब चलो अब देखते हैं भाई, अगला टॉपिक हमको मिलता है आवेश के गुण। क्या मिलता है, आवेश के गुण। अगला टॉपिक क्या मिलता है, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या मिलता है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्लियर। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आवेश के गुण। थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, आवेश का गुण लिखा गया है और 1 मिनट आप देखेंगे, पहले इसको देखिए। चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा इसका क्या करेंगे यार। देखो प्रॉब्लम्स क्या है ना, आवेश के गुण तो पढ़ना ही है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि परफ्यूम भी यूज करना पड़ रहा है। ठीक, जो भी हो जो भी हो। अच्छा उधरों मार दें, ले भैया, हो गया। और पहले जल पी लेते हैं और उसके बाद आवेश के गुण पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो अब देखो आवेश के गुण आपने पढ़ा बखूबे। और आवेश के गुण क्या क्या होते हैं, तो पहला कहता है कि आवेश एक सदिश राशि है। फटाफट देख लेना। अच्छा अदिश राशि है, ओ माय गॉड, आपने पढ़ा है, ये मुझे याद है।
आवेश के गुण, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। ध्यान से देखो, अब बकवास कम करो। आवेश के गुण, तो देखना सबसे पहले आपने पहला गुण क्या पढ़ा, पहला गुण क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि आवेश एक अदिश राशि है। क्या भाई, अदिश राशि है, राशि है। अदिश का मतलब क्या है, यानी स्केलर। अदिश का मतलब क्या है, स्केलर, यानी चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब कि केवल इसमें परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, यानी आवेश के प्रवाह की दिशा नहीं बताई जाएगी, दिशा नहीं बताई जाएगी। अदिश का मतलब होगा कि केवल परिमाण होगा, मत बात करो, केवल परिमाण होगा, केवल है क्या होगा बाबू, परिमाण होगा। अर्थात क्या कर सकते हैं भाई, आवेश प्रवाह की दिशा नहीं बताई जाएगी, दिशा नहीं बताई जाएगी, आवेश प्रवाह की दिशा नहीं बताई जाएगी। समझ में आ रहा ना, यानी इसमें आवेश के प्रवाह के किसी भी दिशा की जानकारी नहीं दी जाएगी। समझ में आ रहा, आवेश किधर से किधर जा रहा है उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। अरे तुम लोग का परफ्यूम तो बड़ा बेकार है रे, पूरा नाक जाम कर दिया यार, एक्सपायरी नहीं ना है। 2021 का बना है यार, 2 साल से कम आएगा। 25 चल रहा है। हाँ तू तो परफ्यूम मार के ससुरा मात गया है। हाँ तुम्हारा होश हवास ठिकाने में नहीं है। सुनो, तो पहला की दिशा की कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। समझ में आ रहा है ना, यानी यहाँ हमें क्या करना है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगा कि आवेश का फ्लोवेशन किधर से किधर हो रहा है। तो यानी क्या लिख सकते हैं भाई, देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द फ्लोवेशन ऑफ चार्ज, फ्लोवेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के फ्लोवेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी किधर से किधर फ्लो कर रहा है कोई जानकारी नहीं होगी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है भाई हमें, दूसरा प्रॉपर्टी देख लेना मेरे भाई। दूसरा प्रॉपर्टी तो दूसरा प्रॉपर्टी की समान प्रकृति के आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेश में गुण होगा। जैसे एक कहानी समझ लो, तुम अभी एग्ज़ाम सेंटर में बैठे रहते हो, जो अभी आप क्या करते हो, इंटरनल एग्ज़ाम देते हो ना अपना, अभी दे रहे थे आप कुछ दिन पहले। तो इंटरनल एग्ज़ाम में आप बैठे हो, ठीक है, और अपना कॉपी लिख रहे हो बड़े मज़े से, ठीक। आपका कोई फ्रेंड आपसे कोई कॉपी मांगा तो आपने पक 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 अपना नहीं लिखता है, हमको डिस्टर्ब कर रहा है। ज़्यादा डिस्टर्ब किया तो आपने क्या किया, सर, तो सर बोले हाँ बेटा बोलो, तब तक वो संभल गया, कॉम्प्लीमेंट आपने मांग लिया। समझ में आ रहा है ना, यानी दूसरी कॉपी मांग लिया आप, क्या है नहीं। लेकिन वही एग्ज़ाम लिखने के क्रम में अगर कोई लड़की आपसे कॉपी मांग दी, हेलो इशारा करी, आप बोली आपसे कि कॉपी, तो आपने क्या किया, तुरंत अपना पूरा कॉपी उठा के ले लिखती रह, ठीक। और मतलब आपका भले लिखा है या ना लिखा है, लेकिन लड़की का लिखा जाना चाहिए। यानी इस कहानी से क्या पता चला कि समान प्रकृति के आप थे, यानी लड़का लड़का का हेल्प नहीं किया, लेकिन लड़का लड़की का हेल्प किया। यानी यूँ समझ लो, ये अभी दुनिया की रीत को ही हमने समझाया कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, उनमें कोई लगाव नहीं होता। लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर बट ऑन लाइक चार्ज, समझ में आ रहा है ना, अट्रैक्ट टू ईच अदर। समझ गए बात कहानी के द्वारा। तो अब समझोगे भैया कि समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश, और समान प्रकृति के आवेश में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव, या निगेटिव और निगेटिव, यही समान प्रकृति है भैया। यानी इन दोनों में रिलेशन बनाओ या इन दोनों में रिलेशन बनाओ, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, क्लियर है ना। परंतु असमान प्रकृति के आवेश, असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भाई, आकर्षित करते हैं। यानी एक बात समझे कि असमान प्रकृति, कौन प्रकृति, असमान प्रकृति। तो बात हम असमान की करें, असमान प्रकृति, तो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव के साथ क्या आएगा भाई, निगेटिव आएगा, और निगेटिव के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नहीं समझे, यानी लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर but unlike charges attract to each other, ये बात देख लिए। ये दोनों बात पीछे लिखी गई है नोट्स में, आप देख सकते हैं। बस हम समझा रहे हैं कि समान प्रकृति वाले आवेश के बीच विकर्षण बल और असमान प्रकृति वाले आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। यानी रिपल्सन फोर्स वर्क्स बिटवीन द लाइक चार्जेस एंड अट्रैक्शन फोर्स वर्क्स बिटवीन द अनलाइक चार्जेस। रिपल्सन फोर्स यानी आकर्षण बल, विकर्षण बल का मतलब एक दूसरे को हटाना, समझ में आ रहा है ना। और आकर्षण बल का मतलब धीरे धीरे दो दिलों का आपस में मिलना, समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला गुण है, ध्यान से देखोगे भाई, अगला गुण कि सजातीय आवेश, समझोगे भाई। अगला प्रॉपर्टी है कि समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं, एक जात वाला, और असमान प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। क्लियर है ना। सेम टाइप ऑफ चार्जेज कॉल्ड लाइक चार्ज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेज कॉल्ड अनलाइक चार्ज। क्लियर है ना। समान प्रकृति का आवेश जिस पर एक ही प्रकार के आवेश हो उनको सजातीय आवेश कहेंगे, और जिन पर अलग अलग प्रकृति के आवेश हों उनको क्या कहेंगे, विजातीय आवेश कहेंगे। ये भी नोट्स में लिखा हुआ है, नहीं लिख रहा है इसको, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं समझना है। समान प्रकृति वाले आवेश को सजातीय आवेश और विपरीत प्रकृति वाले आवेश को विजातीय आवेश कहते हैं। सेम टाइप ऑफ चार्जेज कॉल्ड लाइक चार्ज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेज कॉल्ड इज नोन एज अनलाइक चार्ज। अब आगे देखते हैं भाई। तो जो चौथा, तीसरा को छोड़ दिया हम, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है, यानी क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब कि इस पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन आवेश हो सकता है, लेकिन 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 1.3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। यानी हमेशा क्वांटीकृत का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड। इसको क्या लिखते हैं भाई, क्वांटाइज्ड SIED। क्वांटाइज्ड क्या है ये तो, हालांकि अगले क्लास में जब जाओगे 12th में तो वहाँ क्वांटम थ्योरी मिलेगी। कौन थ्योरी मिलेगी, तो वह क्वांटाइजेशन समझाया जाएगा। क्या समझाया जाएगा, क्वांटाइजेशन। लेकिन अभी समझ लो कि आवेश कैसा हो सकता है। तो आवेश हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्लियर है ना, हो
सकता है, परंतु देख लो 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी हमेशा पूर्णांक होगा, भिन्न नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, हमेशा इंटीजर होगा। अब तो समझ में आ रहा है ना, हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। अब तो समझ में आ रहा है ना, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। क्लियर। अब देख लो फिर अगला जो प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांचवी प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। पांचवी प्रॉपर्टी कहता है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब कंजर्व्ड रहता है, समझ में आ रहा है ना। आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है, यानी चार्ज इज ऑलवेज बी कंजर्व्ड। क्लियर है ना। इट इज़ नॉट, यानी चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी इट इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी इसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे होता है। क्लियर है ना। यानी चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है ना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, ओ माय गॉड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आ जाओ देख लो भाई। तो अब कहता है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। क्लियर है ना। अर्थात आवेश न तो, आवेश का न तो उत्पत्ति होता है और न ही विनाश होता है। आवेश का न तो उत्पत्ति होता है और न ही उसका विनाश होता है, विनाश होता है। क्लियर है ना। बल्कि आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर होता है। आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर होता है, यानी आवेश का स्थानांतरण, चार्ज का स्थानांतरण का होता है भाई, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर होता है, यानी चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है ना। यानी इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं भैया कि चार्ज इज ऑलवेज बी कंजर्व्ड, ऑलवेज बी कंजर्व्ड। क्लियर है ना। दैट इज चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, neither be created nor be destroyed, but it can transfer for one body to another body, one body to another body, यानी इसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर होता है। ये आवेश, और इसी को ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है ना। तो क्या लिख सकते हैं भाई नीचे, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है ना। आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखेंगे, इट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन,
आप समझ गए? इसे ही क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो अब देखो भाई, आवेश को क्या किया गया भाई, उत्पन्न कैसे हुआ? रगड़ने से। समझ में आ रहा है ना? आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई? यानी एक वस्तु को रगड़ा दूसरी वस्तु से, तो जब रगड़ा तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन कूदकर दूसरी वस्तु पर आ गए। एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन कूदकर दूसरी वस्तु पर आ गए, जिससे एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। समझ में आ रहा है ना? एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो पहली वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी तो धनावेशित, दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो ऋणावेशित। यानी इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेश का स्थानांतरण है। आवेश इधर से उधर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? और इसे ही क्या कहते हैं? विद्युतीकरण का आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो विद्युतीकरण का आधुनिक सिद्धांत क्या है, अब इसे पढ़ेंगे। सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं भाई, जो चीज़ें हमने बताई, जो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि देखोगे भाई ये बातें कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश का न तो निर्माण किया जाता है और नहीं बिना चार्ज ऑलवेज भी कंजर्टेड इन इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ जोड़ लेना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है ना? हाँ, कंजर्व अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, DESTROYD। क्लियर तो है? डिस्ट्रॉयड। क्लियर है ना? अब देखो भाई, अब कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन पर, समझो भाई, अगला पॉइंट हम लोगों को देखना है। नोट में बिल्कुल प्यारा सा नोट देखना। सुनो रे भाई, इलेक्ट्रॉन पर, इसको क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। -1.6, ध्यान रखना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी इसको क्या कहोगे? कूलम्ब। सी को क्या कहोगे? कूलम्ब। परंतु प्रोटॉन पर देखना, प्रोटॉन, इसको क्या कहते हो भाई? प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है। यानी दोनों पर समान मात्रा में आवेश है, दोनों पर। लेकिन प्रोटॉन के पास धनावेश है और इलेक्ट्रॉन के पास, इसलिए एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। समझ में आ रहा है ना? एक पर पॉजिटिव है, एक पर निगेटिव है, अमाउंट दोनों का सेम है। ठीक है? अब सुनना, अब जब भी तुम इन चार्ज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाओगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो ध्यान रखना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में प्लस और माइनस का जिक्र नहीं करना। उसका अब ऐसा न रख देना कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ऐसा गुणा उड़ा नहीं करना। ठीक है? माने माइनस प्लस को हटा के केवल कैसे गुणा भाग करना? 1.-19 कूलम्ब से, 1.6 इंटू 19 कूलम्ब। इसे कहाँ यूज करना भैया? यूज ओनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, यानी प्लस माइनस हटा देना है। समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी प्रॉब्लम? तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? जितना इलेक्ट्रॉन पर उतना प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर, और आवेश का मान कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? चलो भाई, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यहाँ से वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। इधर सारा चीज़ हो गया। अगला पेज देख लो भैया, इससे भी पॉज कर लो, नोट कर लो। हो गया? आगे बढ़े। तो अगला पॉइंट क्या मिला भाई? ये अगला पॉइंट है, आप आसानी से इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो
अब देखो भाई, विद्युतीकरण का आधुनिक सिद्धांत क्या आता है? विद्युतीकरण का आधुनिक सिद्धांत। चलो पहले इसको नोट कर लो तुम लोग। हो गया? यस सर। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। तो अब हमें पढ़ना है भाई विद्युतीकरण का आधुनिक सिद्धांत। क्या पढ़ना है? विद्युतीकरण का आधुनिक सिद्धांत। और विद्युतीकरण का आधुनिक सिद्धांत हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। उससे प्यारा प्यारा सा खूबसूरत सा न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्लियर है ना? और इन सब बातों के बाद आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल क्या कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। बाकी के लिए कल मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ भाई देखो, अब पहले बढ़िया से बोल लेने दो, ठीक है? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहिए पीसीएम क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।